बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर नंबर 12 का सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर और आने वाले जो 2 से 3 लेक्चर्स हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं, और इन तमाम लेक्चर्स के बारे में अगर ये कहा जाए कि हमने इस पूरे चैप्टर को अगर पढ़ना था तो बेसिकली इस मेन कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए ही पढ़ा जा रहा था, तो ये गलत नहीं होगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, वो सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने के लिए ही कर रहे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज़ आने वाले चैप्टर के अंदर जो है वो आपको वाज़े पता चलेगा, बल्कि आने वाले सारे चैप्टर्स के अंदर 14, 15, 16 तक जो है वो यही चलता जाएगा कॉन्सेप्ट। और इसमें जितने पॉइंट्स आप लोगों को लिखवाए जाएं आप नोट करें, उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। हर पॉइंट के अंदर एक कॉन्सेप्ट है, हर पॉइंट जो है वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, लेकिन इसको हम स्लोली करेंगे ताकि ये चीज़ें हमारे जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएं और हमें कभी भी वो चीज़ जो है इसमें मुश्किल ना लगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की अहमियत बैकबोन जैसी है, यानी इसको रीढ़ की हड्डी माना जाता है कि अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अच्छी तरह सीख लेते हैं तो हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। तो आइए इसकी डेफिनेशन से आगाज़ लेते हैं, किस तरीके से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। It is defined as work done on unit positive charge against the electric field keeping charge in equilibrium from one point in field to another point। यह है जिसकी डेफिनेशन। अगर आप इसको डिफ़ाइन करें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या है, तो इट इज़ जस्ट अ वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। एक वर्क की क्वांटिटी है जो एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करनी है, लेकिन आगे फिर शराइत हैं कि करना कैसे है वर्क को करने के लिए क्या ज़रूरी है। नंबर 1, एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी है। नंबर 2, उस फील्ड के अंदर चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करना है और चार्ज को इक्विलिब्रियम की हालत में रखना है। ये कंडीशंस हैं 3। इन 3 कंडीशन को पूरा करते हुए आपने वर्क करना। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज डेल्टा वी, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। यानी पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, उस पर वर्क करना है। उसके दरमियान में किसके ऊपर करना है? क्यू नॉट के ऊपर, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये 1 कूलम होगा, तो फिर जितना वर्क आपने किया होगा इट इज़ डायरेक्टली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आपने 1 कूलम चार्ज के ऊपर इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में करना है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड करना है,
चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख के करना है, ये 3 कंडीशन पूरी करेंगे तो ये जितना वर्क आप उस वक्त एक कूलम चार्ज के ऊपर करेंगे 1 जूल 2 जूल 3 जूल, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस उन 2 पॉइंट्स के दरमियान में आ जाएगा जो ए और बी के दरमियान में है। एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी भी आप एक सिंगल पॉइंट पे नहीं लेते, उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। इसके कॉन्सेप्ट आपको आगे जाकर समझ आ जाएंगे कि सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल क्यों मीनिंग नहीं रखता। हमें हमेशा डिफरेंस की शक्ल के अंदर ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो चाहिए होती है, और हम डिमांड भी डिफरेंस की शक्ल में करते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनाते भी डिफरेंस की शक्ल में ही है। और अगर इस डिफरेंस की वैल्यू को मैं लिखूं तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। यानी इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके मैंने जो है वो लिख दिया। अभी मैं बता ये रहा था कि एक कूलम चार्ज के ऊपर इन कंडीशन के थ्रू जितनी वर्क की वैल्यू आप करेंगे 1 जूल 2 जूल 3 जूल, उतना ही पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाएगा। अब ज़रा इमेजिन कीजिए कि आपके घर में आने वाली इलेक्ट्रिसिटी कितना पोटेंशियल डिफरेंस कैरी करती है, तो आप सब लोगों का आंसर होगा 220 वोल्ट। अगर आप अपने बाहर मेन स्विच के पास लगे हुए वोल्ट मीटर के ऊपर देखें तो ये रीडिंग आती है 220 वोल्ट या 200 या 230 वोल्ट। तो एक्चुअली में जितनी वो रीडिंग दे रहा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की ही वो रीडिंग है। अगर हम उस रीडिंग को असेस करें और उस रीडिंग की वैल्यू को देखना चाहें तो वोल्ट मीटर से पता चल जाएगी। अब वो क्या है, वो जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्चुअली में उतना ही वर्क कर रहा है कूलम चार्ज के ऊपर। मतलब अगर 220 वोल्ट वोल्टेज का डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान में जो आपके घर में सप्लाई आ रही है, तो एक्चुअली में 220 जूल वर्क हर एक कूलम चार्ज के ऊपर किया जा रहा है, और उस वर्क करने के ही चार्जेस आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल की शक्ल में पे करने पड़ते हैं। हाँ, इन बातों को हम डिटेल में इन लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का आर्टिकल हम चंद एक पॉइंट्स के ऊपर है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता कैसे है। तो उसकी डेफिनेशन से हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए जिससे हमें ये क्लियर हो गया कि ये एक्चुअली में वर्क डन है जो एक कूलम चार्ज के ऊपर किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जाता है और चार्ज को इक्विलिब्रियम की हालत में रख के किया जाता है। तो आइए इसकी मज़ीद डिस्कशन के लिए कि इक्विलिब्रियम वाली जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का होना ज़रूरी है, ये तो हमें पता चल गया। चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे मूव करते हैं, तो इसके लिए बेटे बहुत आसान को लिया है कि आप चार्ज को मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखें या उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस का सम है वो 0 रखें, तो हमारे पास चार्ज इक्विलिब्रियम हालत में हो जाएगा। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखने लगे। हम कहते हैं व्हेन चार्ज इन इक्विलिब्रियम then it moves with constant velocity। हम उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उन चार्जेस को मूव करते हैं, तो हम कहेंगे कि जी चार्ज इक्विलिब्रियम के अंदर मूव कर रहा है। फिर दूसरा कि उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम, चूंकि फील्ड है तो फील्ड की फोर्स तो लाजमी होगी। फील्ड की फोर्स जो चार्ज पे लगती है, आपको आर्टिकल नंबर 2 जो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कॉन्सेप्ट में आपने ये चीज़ डिस्कस की होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। वहाँ से फोर्स निकालें तो Q इंटू ई आ जाती है इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, हम इस पे कहेंगे कि अगर चार्ज, ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट ही है, इफ इट इन इक्विलिब्रियम then
ये निकलती है इलेक्ट्रिक फोर्स Q नॉट इंटू ई, जिसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स Fe का नाम देते हैं, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स आपने क्यों अप्लाई करनी होती? जब एक फोर्स मौजूद है तो फिर आप अप्लाइड फोर्स क्यों करते हैं? इसका आंसर भी हमें अभी इसी आर्टिकल के अंदर जो है वो मिल जाएगा। हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर, अब ये सारी डेफिनेशन को एक तस्वीर के अंदर बंद करते हैं कि किस तरीके से ये सारा अमल होगा। नंबर 1 कि ये हमारे पास एक प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज, आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्लेट के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज प्लेट एंड नेगेटिव, ये हमने इसलिए ली ताकि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकें। वी हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, और इस प्लेट का नाम मैं ए रख देता हूं और इस प्लेट का नाम मैं बी रख देता हूं। अब एक चार्ज है जो यहां से मैंने मूव किया था वैसे, और अभी इस जगह पर उसकी तस्वीर बनाते हैं। इस चार्ज का नाम है Q नॉट। Q नॉट इंटू ई, ये वो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही। तो आपको पता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो टेस्ट चार्ज होता है ये पॉजिटिव इन नेचर है, तो इसके ऊपर लगने वाली फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में होगी, यानी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की सिमत में होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स इसको नीचे मूव करवाना चाह रही। लेकिन हमने क्या लिखा था इधर ये लिखा था कि हमने पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो वर्क करना है अगेंस्ट द फील्ड करना है। तो ये फोर्स जो अप्लाइड फोर्स जिसको नाम हम दे रहे हैं, ये इसी वजह से कहा था कि ये अगेंस्ट द फील्ड होनी चाहिए। तो हमने फोर्स F जो है एक ऊपर को लगाई, Fe फील्ड की फोर्स लग रही। फील्ड होने की वजह से फील्ड की फोर्स तो लाजमी होगी, उसको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वो फील्ड की फोर्स चार्ज को फील्ड की सिमत में मूव करवाएगी। लेकिन आपने उस चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड चूंकि मूव करवाना है, तो आप इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। यही कमाल है इस बात में कि एक चार्ज है वो खुद फील्ड की सिमत में गिर रहा है, फील्ड की सिमत में जाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए असर जाना चाह रहा है, लेकिन आप क्या करते हैं, उस चार्ज के ऊपर वर्क करने के लिए फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगाते हैं। तो आपकी जो लगाई गई फोर्स अगेंस्ट द फील्ड है, वही चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करती है। लेकिन जो आपने फोर्स लगानी है बहुत ज्यादा नहीं लगा देनी, इट मस्ट बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स। ये दोनों बराबर होनी चाहिए और ऑपोजिट होनी चाहिए। जब सम ऑफ फोर्सेस जीरो हो जाता है और चार्ज मोशन की कंडीशन में था, तो जिस सिमत में वो मूव कर रहा है उस सिमत में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव हो गई तो ये इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट हमारा अचीव हो गया। यानी हर पॉइंट में बेटे लॉजिक के साथ आपने समझना है कि अच्छा फील्ड ले ली, फील्ड के अंदर चार्ज भी ले लिया, ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब चार्ज तो नीचे को मूव करेगा, हमने अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना है, तब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा या वर्क डन मिलेगा। तो अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करनी, वो फोर्स अप्लाइड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगी, तभी वो चार्ज जो है वो अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा होगा, और अगेंस्ट द फील्ड मूव करेगा और इक्विलिब्रियम में भी रहेगा, चूंकि फोर्सेस बराबर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये सारी कंडीशन हमारी पूरी हो गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये क्यों हम अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ी अगेंस्ट द फील्ड चार्ज को मूव करने की। तो आइए उसकी लॉजिक तलाश करते हैं। तो बेटा इसमें मैं एनर्जी का कॉन्सेप्ट अब लेके आता हूं। ये मार्कर है, ये सारे जानते हैं, ये मार्कर को मैं छोड़ूंगा तो ये नीचे जाके जमीन पे गिरेगी। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इसकी कौन सी एनर्जी जो है वो ज्यादा होगी और कौन सी कम होगी। आपका आंसर डायरेक्टली ये होगा कि सर ये मार्कर की हाइट कम होती जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इस बात पे फोकस रखिएगा, कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी,
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज जब ये मार्कर नीचे गिरेगा। अब ये मार्कर नीचे गिर रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये फील्ड की सिमत में गिर रहा है या फील्ड के अगेंस्ट गिर रहा है? तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा सर ये फील्ड की सिमत में गिर रहा है। तो यही बात इधर लगाइए, अगर ये चार्ज Q फील्ड की सिमत में गिरे यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के जरिए सर मूव करे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, चूंकि ये वेलोसिटी गेन करता जाएगा, इसको ऊपर रोकने वाली फोर्स नहीं होगी उस वक्त। ठीक है, तो यहां पे मैं यही पॉइंट इसमें लिख लेता हूं, इफ चार्ज मूव्स in the direction of field it gains the kinetic energy and lose the potential energy. That's very simple and important concept. अब जरा सोचें कि यही मार्कर अगर मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊं तो फिर क्या होगा, या इस मार्कर को ऊपर को फेंकूं तो क्या होगा, यह आहिस्ता 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 रुकता जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो मेरा अब आपसे क्वेश्चन होगा तो किसकी कौन सी एनर्जी बढ़ रही है और कौन सी कम हो रही है? तो आप कहेंगे सर इसकी हाइट बढ़ रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज आएगा और काइनेटिक एनर्जी के अंदर डिक्रीज आएगा। यही बात हम इसके अंदर यहां पे लिखते हैं, इफ चार्ज मूव्स अगेंस्ट द फील्ड its kinetic energy decreases and potential energy increases। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और बेटे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। अब अगर आप वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी तो क्या होगा, जितना वर्क डन किया जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इंक्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें यही पॉइंट लिखते हैं कि वर्क डन is equal to change in potential energy of charge। दिस इज अ पॉइंट जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना आप वर्क डन कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी डेल्टा यू उतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। मसलन ये दो पॉइंट्स हैं, नेगेटिव चार्ज प्लेट का पॉइंट, ये पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर, ये पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट पर। ठीक है, जैसे आप हाइट के हिसाब से ताल्लुक देखते हैं इस तरीके से आज से इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब इस तरह लगाएं कि नेगेटिव प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना आप वर्क डन करेंगे। अगर आप ए से बी तक जा रहे हैं तो डेल्टा यू आएगा यू बी माइनस यू ए, यानी उन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। बेटे कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है कि हम समझ क्या रहे हैं, हम वर्क डन से क्या निकालना चाह रहे हैं। तो पता ये चलता है कि एक्चुअली में आप वर्क डन करके उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा करते हैं, और जितना वर्क डन करते हैं उतनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है, और वो चेंज को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो अब वर्क डन तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ गया, वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो हम इसके इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्टार्ट में हमने डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज।
और वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो यू कैन से द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अब मैं एक सादा सा लफ्ज यूज करूंगा, लफ्ज पे गौर कीजिएगा। लफ्ज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही है ना। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज एक्चुअली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज। और सादा करते हैं कि एक कूलम चार्ज के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आती है वो एक्चुअली में डिफाइन करती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को। साइंटिस्ट ने एक्चुअली में अपनी आसानी के लिए ये लफ्ज ढूंढा था। पोटेंशियल एनर्जी में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर वो पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के पास हो, यानी एक कूलम चार्ज के पास हो, तो उसको आप ये कहने की बजाय कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये कहने की बजाय आप सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहेंगे तो सबको समझ आ जाएगी। ये है वो पॉइंट इस आर्टिकल का जो हमारा कंक्लूजन पॉइंट है कि हम क्या खर्च करना चाह रहे हैं, क्या पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के अंदर। तो पता ये चला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग एल्स, इट्स ए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ही आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का नाम देते हैं। और ये हमेशा डिफरेंस की शक्ल में इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हमारे किसी काम की नहीं है, हम तो इंटरेस्टेड होते हैं चेंज इन पोटेंशियल के अंदर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम नाम दे देते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला जाए तब इसको आप मेंटली तौर पर इसको समझ लें, ये पोटेंशियल का डिफरेंस ही है जो दो पॉइंट्स के दरमियान में, जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल एनर्जी की चेंज आनी। या इसको ये समझ लें कि ये वर्क डन है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तब भी चेंज आती है जब वर्क डन हो अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड किया हो गया वर्क है जो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इजाफे का बायस बनता है। अब ये इंटरलिंक हो गए पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी एक कूलम चार्ज के पास जितनी होगी उतना ही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। फिर हम आ जाते हैं इसके यूनिट पर कि इसके यूनिट को कैसे डिफाइन करें। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट जो होता है ये वोल्ट है। 1 वोल्ट ये किसके बराबर होगा? अब वर्क डन का यूनिट होता है जूल, ये 1 जूल, और चार्ज का यूनिट कूलम आ जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसके यूनिट की डेफिनेशन आ जाए। पहले तो इसकी सेकंड डेफिनेशन में करूंगा ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सेकंड डेफिनेशन पहली डेफिनेशन तो मैं पहले कर चुका हूं। सेकंड डेफिनेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की कैसे करेंगे? हम इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस is equal to electric potential energy per unit चार्ज। कि एक यूनिट चार्ज के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा, तो यहाँ पे एक लफ्ज़ चेंज का भी ऐड कर, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज आएगा वही इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। अब यूनिट को अगर हम डिफाइन करें, यूनिट है जी वोल्ट। 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होगा? अगर हम 1 जूल वर्क करें 1 कूलम चार्ज के ऊपर, तो उस वक्त जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा वो 1 वोल्ट के बराबर आ जाए। तो हम कहेंगे कि 1 वोल्ट
पोटेंशियल डिफरेंस is equal to 1 joule work done on unit positive charge. यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये आपके पास वो कंडीशन तो लाजमी है कि अगेंस्ट द फील्ड कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ये सारी जो है कंडीशन वो तो ज़रूरी है, वो तो हम उसमें एज इट इज़ लिखेंगे। ये था जी बेटे आज का आर्टिकल। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की 2 डेफिनेशन सीखी हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक चार्ज को इक्विलिब्रियम में कैसे लेके आना, किस तरह से मूव करवाना है। नंबर 3 कि कब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और कब पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, और किस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं। एक और सादा सी बात आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर ये तो था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट चार्ज, अगर आप 1 kg मैस की एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर उस 1 kg मैस की चेंज करेंगे, मसलन मेरे पास ये मार्कर है, अगर इसी तरह के मैस 1 kg का हो तो इसको मैं मूव करूँगा अगेंस्ट द फील्ड, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होगा। तो 1 kg मैस की पोटेंशियल एनर्जी में जितना इजाफा होगा वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी। चूँकि मैस की टर्म में आप बात कर रहे हैं तो उस वक़्त उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का नाम दिया जा सकता है। इसी तरह एक कूलम चार्ज कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज आएगा वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो। ये सादा सी बात है कि एनर्जी है जो एक यूनिट कूलम चार्ज के पास होगी, पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।